गांव धवलपुर अपने शांत माहौल और हरियाली के लिए जाना जाता था। गांव में दशकों बाद कोई बड़ी शादी हो रही थी। सुरेश काफी समय बाद अपने गांव लौटा था। वो किसान था, लेकिन अपने गांव से दूर किसी जमींदार के घर में ही रहता था। वो अपने घर जा रहा था, तभी उसको उसके दोस्त भीमा ने देख लिया। अरे सुरेश, तू यहाँ इतने दिनों बाद कैसे दिखाई देने लगा? हाँ, बहुत दिन बाद आज घर आना हुआ है। अच्छा, तुम भी बड़ी शादी देखने आए हो क्या? तुम्हारे यहाँ कार्ड आया क्या? किसका कार्ड? अरे कौन सी शादी? अरे सुना नहीं तुमने? ठाकुर महेश सिंह के इकलौते बेटे आदित्य की शादी हो रही है। अरे बहुत दिनों से घर नहीं गया हूँ ना, तो कोई खोज खबर नहीं है गाँव की। पूरा गाँव आने वाला है, सबको कार्ड मिला है। जाओ, तुम्हारे घर भी आया ही होगा। अब शादी में मिलते हैं। आदित्य की शादी नासिक की एक सुंदर लड़की रश्मि से तय हुई थी। शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। सुरेश भी अपने घर पहुंच चुका होता है और जाते ही अपनी पत्नी सीमा से पूछता है, अरे सुनो, कहाँ हो? सीमा कहाँ गई? जब भी कोई काम हो ये गायब हो जाती है। आ गई, क्यों आते आते चिल्लाने लगे? अरे कोई कार्ड आया है क्या हमारे यहाँ शादी का? हाँ आया तो है, महेश सिंह के लड़के की शादी है। हाँ चलना, शादी बहुत अच्छी होगी, हमें चलना चाहिए। क्या बात है, शादी के इतने साल बाद तुमने कहीं मुझे लेकर जाने का नाम लिया है। शादी वाले दिन चारों तरफ धूमधाम मची हुई थी। सब लोगों का बहुत स्वागत है शादी में। जी भर के खाइए और आशीर्वाद देकर जाइएगा। सब खाने चले जाते हैं और सबसे अनोखी बात ये थी कि शादी में मुंबई का खास वड़ा पाव काउंटर लगाया गया था, जिसे चलाने के लिए एक महिला को खास बुलाया गया था। उसका नाम किसी को नहीं पता था। सब उसे वड़ा पाव वाली मैडम कहकर बुला रहे थे। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब थी, इतनी गहरी और डरावनी कि देखने वालों की रूह कांप जाए। सीमा, तुमने खाया क्या वड़ा पाव? इतनी भीड़ है, कुछ तो बात जरूर है इसमें। मेरे पति गए हैं लेने, वो लाएंगे तब खाऊंगी। शादी में तो सबसे ज्यादा लोग वड़ा पाव स्टॉल पर ही लाइन में खड़े हैं। जो भी एक बार खाता है वो जैसे सम्मोहित हो जाता है। सब कहते हैं आज तक ऐसा स्वाद नहीं चखा। वड़ा पाव देने वाली एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वड़ा पाव दे रही है, देखो तो। सीमा ने गौर किया कि वड़ा पाव खा तो रहे हैं लोग, लेकिन कुछ लोग थोड़ी देर बाद बेचैन हो जाते, उल्टी करने लगते या बेहोश हो जाते। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन कारण समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद दूल्हे के छोटे भाई रोहित ने भी जब वड़ा पाव खाया तो अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और वो जोर से चिल्लाया, वो चुड़ैल है, वड़ा पाव मत खाओ, वो मारने आई है सबको, सब उससे दूर रहो। लेकिन लोग इसे मजाक समझकर हंस दिए और शादी को अच्छे से देखने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद रोहित गायब हो गया। तभी वड़ा पाव खिलाने वाली अंदर से आती है। उसके मुंह पर खून लगा होता है। क्या हुआ, आपका बेटा नहीं मिल रहा क्या? नहीं, रस्में होने वाली हैं, जाने कहाँ चला गया, फोन भी नहीं लग रहा है इसका तो। वड़ा पाव वाली लड़की आती है और धीरे से रोहित की माँ के कान में बोलती है, अब वो आएगा भी नहीं, बेकार में उसका इंतजार मत करो। और वो वहाँ से जाने लगती है। रोहित की माँ डर जाती है और उसके पीछे जाती है। वो देखती है कि वो वड़ा पाव खिलाने वाली लड़की अचानक एक भयानक चुड़ैल बन गई है। इसका मतलब रोहित सच बोल रहा था, कहीं इसी ने कुछ कर तो नहीं दिया मेरे रोहित को। रोहित की माँ शादी होने का इंतजार करती है। अब भी वड़ा पाव वाली लड़की शादी में सबको वड़ा पाव खिला रही होती है, जैसे वो एक साधारण लड़की हो। लेकिन ये सब देख रोहित की माँ को रोना आ रहा होता है। तभी एक दादी उनके पास आती है। क्या हुआ बेटा, तेरे बेटे की शादी है तो तू क्यों भला रो रही है? बहू अच्छी नहीं है क्या? मेरा बेटा माँ जी, ये वड़ा पाव वाली मेरे बेटे को खा गई, लेकिन अगर मैंने सबको बताया तो इसे सबको मार देगी और मैं अपना दूसरा बेटा भी खो दूंगी। जिसका दुख था वही हुआ। क्या माँ, किस बारे में बात कर रही हैं आप? दादी माँ ने उस रात सबको बुलाकर एक पुरानी कथा सुनाई। 60 साल पहले धवलपुर में एक लड़की रहती थी, सुरभि। वो बहुत सुंदर थी और वड़ा पाव बनाने में माहिर थी। उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन बारात के दिन लड़के वालों ने दहेज की मांग रख दी। ये तो बहुत आम बात है अम्मा, इससे इसका क्या लेना देना। आगे तो सुनो मेरी बात। रोहित की माँ बिना बोले उसकी बात, लेकिन सुरभि के पिता ने जब मना किया तो सबने मिलकर सुरभि को अपमानित किया और शादी रद्द कर दी। सुरभि ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। उसको ये बात दिल पर लग गई। उसी रात सुरभि ने गांव के कुएं में कूदकर जान दे दी। उसके बाद गांव में हर समय कोई मरता था, लेकिन धीरे धीरे लोग ये भूलने लगे जब से शादी में वड़ा पाव बंद कर दिया गया। हमने वड़ा पाव लगाया, उसकी इतनी बड़ी सजा।
रोहित की माँ और रोने लग जाती है। रात के 2 बजे जब बारात शादी के पंडाल से लौट रही थी तब दूल्हा आदित्य भी गायब हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। सब जगह ढूंढा गया लेकिन आदित्य का कोई सुराग नहीं मिला। जिस बात का डर था वही हो गया, मेरा ये बेटा भी चला गया। ये भी मतलब? अरे रोहित कहाँ गया? वो चुड़ैल उसको ले गई। कौन चुड़ैल? क्या बोल रही हो तुम? तभी कोई भागकर आता है और बताता है कि शादी वाले लॉन के पास बने पुराने स्टोर रूम से अजीब सी हंसी की आवाज आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? लेकिन रोहित के पापा की बात को अनसुना करके लोग भागने लगते हैं। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला है और वहां पर वड़ा पाव वाली महिला खड़ी है, लेकिन अब उसके बाल खुले हुए हैं। उसके हाथ में आदित्य का सिर था। सबके सामने उसने कहा, वादा किया था शादी में बुलाओगे तो सबको खिलाऊंगी। गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आई लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। सबूत मिलता भी कैसे? ये किसी इंसान का किया धरा नहीं था, ये तो एक चुड़ैल ने किया था। अगले दिन गांव के मंदिर में पुजारी ने बताया, शादी बड़ी बात होती है, हमें हर बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए। अब क्योंकि सुरभि की आत्मा वड़ा पाव के जरिए अपना बदला लेती है, जिस भी शादी में वड़ा पाव बनेगा वहाँ वो आएगी, खिलाएगी और किसी न किसी को ले जाएगी। कभी बस एक को, कभी बहुत लोगों को। अरे लेकिन आपने शादी की तारीख ऐसी क्यों रखी जब इतना बुरा होने वाला था? मैंने तो बताया था लेकिन महेश नहीं माने। लोगों ने शादी के आयोजक ठाकुर महेश सिंह को दोषी ठहराया कि उन्होंने बिना पंडित से पूछे शादी की तारीख रखी और वो भी अमावस्या की रात। ये वही तारीख थी जिस रात सुरभि मरी थी। अब कुछ तो करना पड़ेगा जिससे छुटकारा मिले। कुछ साहसी युवकों ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने उसी स्टॉल पर बचा हुआ वड़ा पाव चखा, लेकिन चखते ही उन्हें दिखने लगा एक और संसार, और सुरभि की आत्मा वहाँ राज कर रही थी। ये कैसी जगह है? गांव के सारे लोग कहाँ गए? उनमें से एक लड़के अर्जुन ने एक घर देखा। उस घर में घुसने पर हर जगह राजू राजू लिखा हुआ था। ये सुरभि की दुनिया है, वो हमें कुछ बताना चाहती है, लेकिन इसकी शादी तो किसी और से होनी थी ना। वो देखो उस दीवार पर। एक दीवार पर 2 छोटे छोटे बच्चे बने होते हैं, एक पर सुरभि लिखा होता है और दूसरे पर राजू। शायद ये राजू ही सुरभि का असली प्यार है। राजू के जाने के बाद उसने फैसला किया होगा किसी और से शादी करने का, लेकिन वहाँ भी अपमान मिला। इसका मतलब हमें राजू को ढूंढना होगा। राजू अब एक वृद्ध था और पुणे में रहता था। जब उसे बुलाया गया और कहानी सुनाई गई तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मैं सुरभि से प्रेम करता था, लेकिन मैं डर गया था। मैं शादी के दिन भाग गया था। पंडित ने बताया, अगर राजू सुरभि की आत्मा के सामने अपने अपराध को स्वीकार कर ले और वड़ा पाव की जगह उसे उसके पसंदीदा गुलाब जामुन अर्पण करे तो आत्मा को शांति मिल सकती है। गांव के मंदिर में विशेष हवन का आयोजन हुआ। रात को फिर वही आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार और भी विकराल रूप में। पूरा गांव थर्रा उठा। सुरभि की आत्मा चिल्लाई, अब मुझसे कोई नहीं बचेगा। तभी राजू सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो सुरभि, मैं डर गया था। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था, बस तुम्हारी शादी रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। राजू ने गुलाब जामुन अर्पण किए और सुरभि का नाम लेकर प्रार्थना की। चुड़ैल की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसका विकराल रूप धीरे धीरे शांत हुआ और वो एक सामान्य युवती में बदल गई। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, अगर फिर किसी ने शादी के लालच में वड़ा पाव रखा तो मैं लौट आऊंगी। उसके बाद धवलपुर में एक नई परंपरा शुरू हुई। किसी भी शादी में वड़ा पाव नहीं परोसा जाता और शादी से पहले गुलाब जामुन की पूजा की जाती है।